स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फोर्स क्या होती है। जैसे ये बच्चा हाथ में एक पत्थर लिया हुआ है, स्टोन का टुकड़ा लिया हुआ है। अगर इसको ये थ्रो करता है, ऊपर थ्रो करता है, तो देखिए ये मूव कर रही है। ये कुछ हद तक गया और फिर वो वापस आ गया। यानी इस पत्थर को फेंकने के लिए इस बच्चे ने अपने हाथ से पत्थर पर फोर्स लगाया और ये पत्थर ऊपर गई। फिर वो वहां से जब नीचे आई तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो यह पत्थर नीचे आ गई। यानी किसी बॉडी को हम अगर रेस्ट पर है तो उसे मोशन देने के लिए, मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं। अगर ये बच्चा एक फुटबॉल को एक किक करता है तो देखिए फुटबॉल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंच जा रही है। यानी बच्चे ने फुटबॉल को किक मारा और ये बॉल जो रेस्ट पर थी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने लगी। उसी तरह मान लेते हैं कि ये एक बोट है और ये एक नदी में खड़ी है। मान लेते हैं इसका इंजन अभी बंद है, तो ये बोट है, ये नदी के फ्लो के साथ ये बहने लगेगी। यानी नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में ये जाने लगेगी। तो इस पर जो नदी का धारा है, नदी का जो करंट है, वो एक फोर्स लगा रहा है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। यानी नदी का जो फ्लो है उसको बोट को एक मोशन दे रहा है। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कपड़ा सूखने के लिए डाला हुआ है और जैसे ये हवा आती है, ये हवा कपड़े को अपने साथ उड़ा कर लेकर जाती है। तो ये हमें इस कपड़े पर किसने फोर्स लगाया? हवा ने लगाया। इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, तभी हम लोग ने देखा कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह मान लेते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये मान लेते हैं एक बॉल है, इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रही है। अगर इसको हमें रोकना है, इस इसके मोशन को अगर हमें रोकना है, तो मान लेते कि हम हाथ से इसको एक फोर्स लगाते हैं तो बॉल रुक जाती है। यानी कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए एक फोर्स है, कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहे तभी फोर्स लगेगा। अगर कुछ फोर्स है कि बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहते हुए भी वो बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। जैसे इस बच्चे ने सिर्फ हाथ से पत्थर को ये छोड़ दिया तो पत्थर देखिए ग्राउंड पर आकर गिर गया। तो इस बच्चे ने पत्थर पर फोर्स नहीं लगाया। फोर्स कौन कौन लगा रहा है इस पर? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पत्थर पर फोर्स लगा रहा है और वह पत्थर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वह पत्थर पर फोर्स लगा रहा है। उसी तरह देखिए मैग्नेट है और एक नेल है। तो देखिए मैग्नेट को नेल नेल को मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसमें भी मैग्नेट नेल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इस मैग्नेट कुछ दूर से ही इसको नेल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उस पर फोर्स लगाकर। तो एक कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो बॉडी के कांटेक्ट में ही होगा तभी ये फोर्स बॉडी पर लगेगा। A force is required to put a stationary body in motion or stop a moving body.
यानी फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए चाहिए, या कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। और यह फोर्स कौन लगाएगा? एक्सटर्नल बॉडी। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये फोर्स कौन लगाएगा? एक्सटर्नल बॉडी लगाएगा। द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विथ द बॉडी। जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जो फोर्स लगा रहा है, वह जरूरी नहीं है कि बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, यह जरूरी नहीं है। जैसा हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा। तो देखिए, ये एक्सटर्नल एजेंसी क्यों बोल रहा है? जैसे मान लेते हैं आप कार से जा रहे हैं और आपकी कार खराब हो गई, तो आप कार में बैठे बैठे अगर कार को उस स्थान से जहां पर खराब हो गई वहां से आपको मूव कराना है, वहां से रास्ते से साइड में करना है, तो आप कार में बैठे बैठे आप कार को कितना भी धक्का देंगे, कार वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि आप कार के अंदर हैं। तो आप इंटरनल, कार पर इंटरनल एजेंसी की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और आप बाहर निकलकर कार को पीछे से धक्का देंगे तो कार मूव करने लगेगी। तो आप जब कार से बाहर निकलकर उसको धक्का दे रहे हैं तो वह कार के बाहर से आप फोर्स लगा रहे हैं कार पर, तो वह एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो आपकी कार मूव करने लगेगी। लेकिन जब आप कार के अंदर थे तो वह कार उतना ही आप फोर्स लगा रहे थे जितना आप बाहर से लगा रहे हैं, लेकिन कार मूव नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आइए एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन पर बेस्ड होकर ही बहुत सारे कंसेप्ट आगे आएंगे। तो देखिए, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो क्या उसके मोशन को बनाए रखने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसके मोशन को बनाए रखने के लिए, यानी वो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, एक बच्चा है जो स्केटिंग कर रहा है, और ये जो व्हाइट है, ये बर्फ का ये सरफेस है। बर्फ का सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है। तो देखिए, ये जो बच्चा अगर इस पर ये मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को बनाए रखने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है? तो ऐसा तो आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, तो लगता है कि हाँ, कि कोई बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अरिस्टो एक ग्रीक के फिलोसोफर थे। उन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था, इफ ए बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। उनका कहना था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग, यानी कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए जो बॉडी को मूव करने के लिए जरूरी है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए भी एक्सटर्नल कुछ चाहिए जो बॉडी को मूव करने के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल है। छोटी लड़की है और ये खिलौना वाला कार ये स्ट्रिंग से बांधकर इसको खींच रही है, तो ये खिलौना वाला कार मूव कर रहा है, और जैसे ही वो खींचना बंद करती है वो कार भी रुक जाता है। तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि इस खिलौने वाले
कार को मूव कराने के लिए यह लड़की एक फोर्स लगा रही है। यह फोर्स इसे स्प्रिंग के थ्रू कार पर लगा रही है, तो कार मूव कर रहा है। और जैसे ही ये खींचना बंद कर देती है तो कार भी मूव करना बंद कर दे रहा है। तो यहाँ देखिए अरिस्टो साहब का जो सिद्धांत है, यहाँ तो लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये अरिस्टो साहब का जो सिद्धांत है, जो महान फिलोसोफर थे, यह गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये जो लड़की जो कार को मूव करा रही है, तो देखिए अगर लेफ्ट डायरेक्शन में इसको मूव करा रही है, ये कार को मूव करा रही है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है कार के ऊपर। हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, तो उस पर एक नेचुरल, अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है, दो बॉडी के कांटेक्ट में है, तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अगर यह लड़की इस कार को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचना चालू करती है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स राइट डायरेक्शन में लगना चालू हो जाता है। तो ये लड़की क्या करती है, इसको मालूम नहीं है, लेकिन ये क्या करती है कि जो इतना फोर्स लगाकर खींचती है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बैलेंस कर ले। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जितना, उतना ही अगर ये लड़की फोर्स राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में लगाती है, तो ये कार मूव करने लगती है। ये मूविंग टॉय कार कम्स टू रेस्ट बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कार बाय द फ्लोर अपोजेज इट्स मोशन। तो जब तक यह फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करते रहती है, तब तक यह कार मूव करते रहती है। लेकिन जैसे ही यह फ्रिक्शनल फोर्स यानी जैसे ही ये रोक देती है कार को मूव करना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अधिक हो जाता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में अधिक हो जाता है, तो कार रुक जाती है। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन से इसको मूव कराना है तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रही है। जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही फोर्स लगा रही है और कार मूव कर रहा है। इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन द child would not be required to apply any force to keep the toy in uniform motion। अगर मान लेते कि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मान लेते कि ये सरफेस बहुत स्मूथ है। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब कोई सरफेस उसके कांटेक्ट में है। तो ऐसा मान लेते कि अगर हम सरफेस को स्मूथनेस को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होते जाएगा। तो हम ऐसा मान लें कि ये कार है, ये बहुत ही स्मूथ सरफेस पर है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन से कार को मूव कराना है इस लड़की को, तो उसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये देखिए, ये जो अरिस्टो साहब का सिद्धांत है इसके जस्ट अपोजिट है। यानी यहाँ पर अरिस्टो साहब के सिद्धांत या गलत हो जाता है। तो इसको अब देखिए, जो बच्चा ये स्केटिंग कर रहा था, ये स्मूथ सरफेस पर स्केटिंग कर रहा है और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो बर्फ है वो बहुत ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो यह बच्चा मूव करते जाएगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो अरिस्टो साहब का सिद्धांत था वो गलत साबित हुआ, और इसको आगे एक्सपेरिमेंट द्वारा गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें मानते हैं कि दो इंक्लाइन प्लेन है, एक लेफ्ट साइड में इंक्लाइन प्लेन है और दूसरा राइट साइड में है। तो देखिए, यह अगर यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉल है, इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो देखिए, ड्रॉप करते हैं तो यह पहले नीचे की तरफ आती है
और फिर दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर जाकर फिर सेम हाइट पर, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन का सेम हाइट है, वहां पर पहुंच जाती है। हम इस केस में मान रहे हैं कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है फ्रिक्शन लेस है, यानी बहुत ही स्मूथ है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यह बहुत ही स्मूथ है। तो इस पर देखिए, जब वो नीचे की तरफ आ रही थी बॉल, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। जब बॉल नीचे की तरफ आ रही थी यहां से नीचे की तरफ, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन हम लोग दो कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है, यानी जो इस फोर्स से थोड़ा कम रहेगा, तो इस डायरेक्शन में बॉल, इस पर एक फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा कम वैल्यू रहेगा, और इसके कारण यह बॉल का स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। और जैसे ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर जाएगा, तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो इसका स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होकर यहाँ पर जाकर स्पीड रुक जाएगा। दोनों का हाइट सेम है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो गैलीलियो साहब ने किया, हाइट सेम रखा, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन को ये इन्होंने चेंज कर दिया, और इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये देखिए, बॉल नीचे आया और फिर नीचे सेम हाइट पर जाकर रुक गया। तो इस केस में देखिए, इस केस में यहाँ से पहले वाले केस में क्या था, सेम डिस्टेंस इसने कवर किया था। नीचे आते समय भी जितना डिस्टेंस था, ऊपर जाते समय भी उतना ही डिस्टेंस था। लेकिन अभी दूसरे केस में देखिए, ये ऊपर जाते समय इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। जब नीचे आ रहा था तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां इसके कंपेयर में कम है, लेकिन देखिए डिस्टेंस अभी दूसरे केस में ये अधिक डिस्टेंस कवर किया। और फिर उन्होंने और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका हाइट सेम रखा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इंक्लाइन का, ये इंक्रीज किया। तो इस केस में भी उन्होंने देखा, ये सब अब एक्सपेरिमेंट जो है स्मूथ सरफेस पर किया गया। तो देखिए अभी डिस्टेंस है, बॉल अधिक कवर किया, तो इन्होंने देखा कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन को निकाल दिया और ये सरफेस भी ये स्मूथ है, तो ये बॉल रुकेगी ही नहीं। यहां से जो स्पीड इसने गेन किया, उसी स्पीड वेलोसिटी से यह बॉल मूव करते जाएगी। और कहां तक मूव करेगी, ये इन्फिनाइट तक मूव करेगी। ये बॉल क्या देख रही थी, ये बॉल जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, वो हाइट अटेंड करना चाह रही थी, यानी उसका टारगेट है कि हम उस हाइट तक पहुंच जाए। हमें डिस्टेंस कितना भी कवर करना पड़े उससे मतलब नहीं है, हमें ये हाइट को अटेंड करना है। तो अगर यह प्लेन इस लेवल पर है तो उसको ये हाइट कभी मिलेगा नहीं। तो बॉल ये क्या है, इसी प्लेन पर, इसी लेवल पर वो मूव करते जाएगी। और कब तक मूव करेगी, वो इनफिनाइट तक मूव करते जाएगी। तो ये गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने देखा कि अगर यहां से बॉल को मूव कर रही है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहां से यहां तक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन यहां से यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बॉल मूव कर रही है तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो देखिए, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लिनियर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। यानी जो पहले का जो कंसेप्ट था कि जो रेस्ट है, कोई बॉडी जो रेस्ट है वो उसका नेचुरल पोजीशन है। लेकिन बाद में यह जो गैलीलियो साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव कर रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट है,
दोनों इक्विवेलेंट है। इन बोथ केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर भी कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, और जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस में भी उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये अब इसे एक इनर्शिया का सिद्धांत आया। तो इनर्शिया क्या है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर कोई बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां ध्यान देने की बात है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी दो तीन फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम फोर्स का नेट निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करके उसका नेट फोर्स निकालेंगे। अगर वह नेट फोर्स जीरो है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहना चाहती है। एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहेगी अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी हम उसके मोशन को चेंज करना चाहेंगे तो वो रेजिस्टेंस करेगी, उसका विरोध करेगी। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहिए, अगर हम उसके पोजीशन को चेंज करते हैं तो वह उसका विरोध करेगी। उसी तरह कोई बॉडी मोशन कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर हम उसके मोशन को चेंज करना चाहेगा तो वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब जैसे ये देखिए, हम एक बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स 5 डायरेक्शन का लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यह क्या है? दोनों फोर्स बैलेंस कर रहा है और यह मोशन नहीं कर रहा है। उसी तरह ये जो हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई बच्चा है और स्केटिंग कर रहा है स्मूथ सरफेस पर यूनिफॉर्म मोशन से, तो उस पर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या उसके यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने के लिए? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर वो स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। इस केस में देखिए, अगर इसको हम मूव कराना चाह रहे हैं तो अब अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये 5 न्यूटन इसका फ्रिक्शन फोर्स भी हो रहा है, तो ये बैलेंस हो जा रहा है, तो ये रेस्ट पर है। अगर इसको मूव कराना है तो हमें 5 न्यूटन से थोड़ा अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये मूव करने लगेगा। The state of rest and the state of uniform linear motion with constant velocity are equivalent। यानी हम जो पहले सोच रहे थे कि सिर्फ जो रेस्ट पोजीशन है वो बॉडी का नेचुरल पोजीशन है, वो गलत है। रेस्ट पोजीशन और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लिनियर मोशन से मूव कर रहा है तो दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें नेट फोर्स लगाने की जरूरत है। तो अब इससे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने गैलीलियो साहब के एक्सपेरिमेंट से आइडिया लेकर इन्होंने फर्स्ट लॉ, न्यूटन अपने 3 लॉ को क्रिएट किए। तो इसमें फर्स्ट लॉ आइए देखते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। तो इनका फर्स्ट लॉ में बोलते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी जाकर बॉडी का जो स्टेट है, यानी जो रेस्ट पर है तो वो मोशन करने लगेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो अपना मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं।
if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero। अब इसे एक और कंसेप्ट निकल कर सामने आ रहा है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि अगर किसी बॉडी का, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया है कि किसी बॉडी का अगर मोशन को हम चेंज करते हैं तो मोशन कब चेंज होता है, जब उस पर एक्सेलरेशन रहता है तभी चेंज होता है। तो अगर बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो यानी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। Acceleration can be non-zero only if there is net external force on the body। एक्सटर्नल यानी एक्सेलरेशन नॉन जीरो कब होगा, जब बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। अब देखिए ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है। तो देखिए ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स काम कर रहा है। एक ब्लॉक पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ब्लू वाला जो ब्लॉक है उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। देखिए अगर इस ब्लॉक को हम ब्लू वाले ब्लॉक को इस पर रख रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसको मूव करना चाहिए। तो यानी इस पर नेट जो फोर्स है वो जीरो है तभी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर रहा है। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और W जो है इसका वेट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। R इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। R जो है, जो नॉर्मल फोर्स है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा उतना ही R ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अगर देखिए एक कार यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर उसका इंजन जो भी फोर्स लगा रहा है वो क्या कर रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के को बैलेंस कर रहा है, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए कि ये कार के साथ ड्राइवर जो जा रहा है, अगर कार का जो मोशन है यूनिफॉर्म है तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहेगा, ना आगे झुकेगा ना पीछे झुकेगा। लेकिन देखिए मान लीजिए कार को ब्रेक लगाता है, एक कार को ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने अभी इनर्शिया देखा, तो इनर्शिया इसका जो के कारण क्या होगा, इसका जो नीचे का पार्ट है जो सीट के साथ है टच में है, वो नीचे का पार्ट क्या होगा, रुकना चाहेगा। कार पर इसने ब्रेक लगाया, देखिए कार आ रही थी और अचानक इसने ब्रेक लगाया तो कार रुक गई। तो जो इसका ड्राइवर का जो नीचे सीट के साथ जो पार्ट कांटेक्ट में है वो क्या है, वो रुक जाएगा। लेकिन इसका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो यूनिफॉर्म मोशन से आ रहा था, तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, वो जो स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से वो जाना चाहेगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और नीचे वाले पार्ट पर इसको जो सीट के साथ कांटेक्ट में था तो सीट के साथ ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको लगा, तो ये तो रुक जाएगा। नीचे वाला पार्ट जो है सीट के साथ वो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो आगे की तरफ वो जाना चाहेगा। तो ये हो सकता है कि आगे की तरफ ये शीशे से टकरा जाए, कार के शीशे से टकरा जाए, तो इसके लिए सीट बेल्ट का यूज होता है। उसी तरह जो बस है, बस खड़ी है और बस जब स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उम, आपका सीट के आपका जो नीचे का पार्ट है वो सीट के साथ टच में है, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो आपका नीचे का पार्ट सीट के साथ आगे मूव करने लगता है, लेकिन जो अपर पार्ट है
बॉडी का जो अपर पार्ट है वो वो तो रुका हुआ है स्टेट में, रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, तो इसके लिए आगे का पार्ट, ऊपर का पार्ट पीछे की तरफ झुक जाता है। और ये कार देखिए, कार का भी अगर ये मोशन है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे और अचानक ये मूर्ति है, तो क्या होता है, ये जो मान लीजिए कार पर बैठा हुआ है, तो ये सीट क्या है, कार के अगर मान लीजिए कार अचानक लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज की, तो ये सीट भी लेफ्ट डायरेक्शन में कार के साथ जाना चाहेगा, और इसका जो पार्ट नीचे की तरफ है जो कार के साथ अटैच है, टच में है, वो भी नीचे की तरफ जाना चाहेगा, अंदर की तरफ जाना चाहेगा, और ऊपर वाला बॉडी तो वहां पर ही रहना चाहेगा। तो ये कार के शीशे के साथ आउटर साइड में ये टकरा सकता है। तो आइए हम लोग ये चैप्टर में एक एग्जांपल दिया है उसको देखते हैं। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एस्ट्रोनॉट है, वह स्पेसशिप से जा रहा था और अचानक वह स्पेसशिप से बाहर आ गया, और जो स्पेसशिप है उसका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रेट से 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा जब वह स्पेसशिप से बाहर निकला। एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वन इन, और हमें एज्यूम करना है कि उसके आसपास कोई भी स्टार नहीं है जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। तो ये देखिए, ये स्पेसशिप है और ये अचानक स्पेसशिप से वो एस्ट्रोनॉट बाहर आ गया। तो जो स्पेसशिप है वो, उसका तो एक्सेलरेशन था वो 100 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से वो जा रहा था। तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट बाहर आया, उस समय स्पेसशिप का कुछ वेलोसिटी होगा। तो जो स्पेसशिप का जो वेलोसिटी होगा, वो वह वेलोसिटी उस समय ये जो एस्ट्रोनॉट का होगा सेम वेलोसिटी होगा। तो वह जो बाहर निकलेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जो उस समय जो स्पेसशिप का जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी होगा, और इस पर कोई उस समय एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि उसके आसपास कोई स्टार नहीं है, तो इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। तो इसके कारण इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, कुछ एक्सेलरेशन किसका था, सिर्फ जो स्पेसशिप था उसका एक्सेलरेशन था। तो ये जो बाहर निकलेगा एस्ट्रोनॉट, तो उस समय सिर्फ इसके पास एक वेलोसिटी होगा, और यह वेलोसिटी क्या होगा, जब वह बाहर निकला उस समय जो स्पेसशिप का वेलोसिटी होगा वह होगा। क्यों होगा, इनर्शिया के कारण, क्योंकि इनर्शिया के कारण उस समय जो उसका वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए कोई फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी, स्पेसशिप का जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इसका होगा। तो मान लो कि उस समय एक वेलोसिटी कोई भी है और डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा, एस्ट्रोनेट मूव करने लगेगा, यानी उस पर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन होता है, तो कोई फोर्स ही उस पर नहीं लगेगा, तो उस पर एक्सेलरेशन भी काम नहीं करेगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, और जो जिस समय वह स्पेसशिप से बाहर निकला उस समय जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से वह मूव करने लगेगा। तो ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।